माननीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहली बार औपचारिक रूप से और इस सरकार के तीसरे चरण में जो नया दायित्व मुझे दिया गया है, उस नए दायित्व के साथ पहली बार आप सब लोगों के साथ में बातचीत करने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मुझे मिला है। मैं हृदयपूर्वक सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, एक ऐतिहासिक चुनाव परिणाम के बाद, जब आज़ादी के बाद में दूसरी बार और वो भी 6 दशक से ज़्यादा समय बीत जाने के बाद और परिस्थितियों के पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाने के बाद देश के मतदाताओं ने अपने मतदाता के रूप में बौद्धिक परिपक्वता का परिचय देते हुए, देश के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का सौभाग्यपूर्ण अवसर प्रदान किया है। और हम सब जानते हैं 2014 में प्रधानमंत्री बनने के साथ ही जो मंत्र उन्होंने देश के सामने रखा था और जिस फाउंडेशन को लेकर के ये सरकार निरंतर काम करती रही है कि हम अपनी विरासत का सम्मान करते हुए विकास करेंगे, क्योंकि हमने देखा कि शुरुआत के दौर में आज़ादी के बाद में अपने विरासत को भुलाते हुए हमने विकास की दिशा में कदम बढ़ाए थे और जिसके दुष्परिणाम हम सब ने देखे, अनुभव किए और महसूस किए। मेरे लिए यह अवसर और भी सौभाग्यपूर्ण है कि जहां एक तरफ तीसरी बार सरकार बनने के बाद देश की नई चुनी हुई सरकार का सबसे पहला मेगा इवेंट आयोजित हो रहा है, और जैसा अभी आप सबको अधिकारियों ने ब्रीफ करते हुए बताया कि जिस इवेंट में 195 देशों के 3100 से ज़्यादा प्रतिनिधियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। आउट ऑफ देम 1250 प्लस डेलीगेट्स आर कमिंग फ्रॉम 165 डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। और इस रूप में ये 10 दिन का इवेंट, मैं ये मानता हूं कि पिछले कार्यकाल के दौरान जो G20 समिट भारत में हुई और G20 समिट के बाद में जिस तरह से दुनिया का भारत की तरफ देखने का पर्सपेक्टिव, जो नज़रिया बदला, उस दिशा में एक अगला मील का पत्थर साबित होने वाला है। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण इसलिए है कि सरकार का ये पहला मेगा इवेंट जो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार के तीसरे चरण का शुरुआत के रूप में होगा, उसे आयोजित करने का सौभाग्य संस्कृति मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है। बहुत बड़ा इवेंट, और क्योंकि इतने मेगा इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए मात्र सरकार चुने जाने के 10 जून के बाद में केवल 40 दिन का समय हम सब लोगों के पास में था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच के साथ जिस तरह से संस्कृति मंत्रालय ने, अभी आप सब ने स्लाइड में देखा, विभिन्न मंत्रालयों के सहयोग से, विभिन्न राज्यों के सहयोग से जिस तरह से इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने की दिशा में काम क्या आगे बढ़ा है, मैं ये मानता हूं कि निश्चित ही भारत का यश और गौरव, भारत की विशाल विरासत की पहचान के साथ साथ में पूरे विश्व के पटल पर एक नई ऊंचाई को प्राप्त करने वाला है। जैसा कि अभी विस्तार से आप सब लोगों के सामने स्लाइड्स के द्वारा बताया गया था कि 1972 के कन्वेंशन, जिसमें दुनिया के 195 देश, 195 कंट्रीज आर सिग्नेटरी, उस कन्वेंशन के द्वारा इस फोरम की स्थापना हुई थी। और अब तक विश्व भर में 1199 से ज़्यादा ऐसी ऐतिहासिक धरोहरें जो विश्व के लिए सांझी विरासत के रूप में है, जिन्हें संरक्षित कर आने वाली पीढ़ियों के लिए रखा जाना वैश्विक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण ऐसा माना गया है। ऐसी 168 देशों की ऐसी विरासतों को अब तक चिन्हित किया गया है। ये जो बैठक यहाँ दिल्ली में आगामी 21 तारीख से 31 तारीख तक आयोजित होगी, इस बैठक में जो अब तक साइट्स ऐसी चुनी गई हैं जिनके बारे में मैंने आपसे निवेदन किया, उनके अपकीप, मेंटेनेंस, रख रखाव के बारे में तो चर्चा होगी,
उनका फर्दर इवैल्यूएशन होगा ही। जहां कमी रही है वहां उसे अलर्ट करने की दिशा में भी अलर्ट्स भी इशू किए जाएंगे, लेकिन साथ साथ ही जो नए डोजियर समिट हुए हैं उनकी समीक्षा होकर के नई ऐतिहासिक वैश्विक धरोहरों को जो है सूचीबद्ध करने का काम भी इस बैठक में होने वाला है। जैसा हम सब के लिए अत्यंत ही गर्व का विषय कि इस भारत ने जब से इसमें सदस्यता प्राप्त की है उसके बाद, क्योंकि हर एक देश को इसकी गवर्निंग कमेटी, जिसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का नाम दिया गया है, जिसमें 4 साल तक के लिए सदस्यता प्राप्त होती है और 6 साल कूलिंग ऑफ के बाद अगले 4 साल तक उसको सदस्यता प्राप्त होती है। भारत के लिए ये चौथा चरण है जब भारत के पास में ये कमेटी की सदस्यता का अवसर आया है। लेकिन हमारे लिए सौभाग्यपूर्ण अवसर है इसलिए है कि फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज चेयरिंग दिस, और हिंदुस्तान में पहली बार इस लेवल का बड़ा इवेंट जो है भारत की अध्यक्षता में आयोजित हो रहा है। भारत जब से इसका सिग्नेटरी बना है तब से लेकर के आज तक इस 60 दशक के कालखंड में पहली बार भारत को यह अवसर मिला है कि भारत इस फोरम की अध्यक्षता कर सके, और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे नए मिले दायित्व के साथ ही भारत को यह महत्वपूर्ण अवसर मिला है। भारत ने भारत के परमानेंट एम्बेसडर जो यूनेस्को में हैं, और क्योंकि भारत इसकी अध्यक्षता कर रहा है तब संयोग से वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयर भी हैं। चेयरपर्सन आदरणीय विशाल शर्मा जी मेरे साथ में मौजूद हैं। ये निश्चित ही हम सब लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। ये 46वीं बैठक जब भारत में आयोजित हो रही है, इसमें यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल स्वयं उपस्थित होंगे। उद्घाटन के कार्यक्रम में माननीय प्रधानमंत्री जी के पधारने की स्वीकृति हमें सैद्धांतिक रूप से प्राप्त हो गई है। 21 तारीख को शाम को माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में, डायरेक्टर जनरल यूनेस्को की उपस्थिति में इसका उद्घाटन कार्यक्रम होगा। मित्रों, जैसा आप सब ने देखा है कि भारत ने इस बैठक के लिए, इस मीटिंग के लिए जो अपना लोगो डिसाइड किया है वो भी निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस लोगो में जो हम्पी का स्टोन चैरियट है, हमने इसको अपने मैस्कट के रूप में, अपने लोगो के रूप में माना है, और उसके साथ में इसके नीचे जो 3 शब्द लिखे गए ये सरकार की जो कमिटमेंट है उसको दर्शाते हैं। ये शब्द जो हमने तैत्तरीय उपनिषद से लिए हैं और जिसमें लिखा है सह नो यशः, जिसका इंग्लिश में अर्थ है मे आवर ग्लोरी ग्लो। हमारा जो अतीत है, जिसने पूरे विश्व को मार्गदर्शन किया, जिसने पूरे विश्व में ज्ञान की सरिता को बहाया, वो अतीत एक बार फिर गरिमामयी होकर विश्व के पटल पर उभरे। ये हमारा कमिटमेंट अपने इस लोगों के द्वारा हमने दिखाने की जो है चेष्टा की है। भारत के लिए निश्चित रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि भारत में 1972 में सदस्यता प्राप्त करने के बाद में पहली बार भारत में आयोजन हो रहा है, पहली बार भारत में की अध्यक्षता में आयोजन हो रहा है, और इसके चलते जो दुनिया भर के प्रतिनिधि भारत में आएंगे, एक तरफ भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुए विकास, भारत ने जिस तरह से आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में पूरे विश्व में एक प्रोग्रेस, एक प्राधान्य प्राप्त किया है, उसके दर्शन विश्व को जो हुए हैं, उसके साथ साथ में भारत की डाइवर्स कल्चर को और भारत की यूनिक हेरिटेज को विश्व के पटल पर और अधिक प्रमुखता के साथ में ले जाने का अवसर हमें इसके माध्यम से मिलेगा। हम सब जानते हैं कि भारत को विश्व गुरु के रूप में ऐसा अतीत में माना गया था। विश्व के विज्ञान और विज्ञान की राजधानी के रूप में भारत की संस्कृति की पहचान पूरे विश्व भर में एक समय में थी, लेकिन काल के कपाल के थपेड़ों के साथ में कहीं जो धूमिल हुई, अब एक बार फिर प्रमुखता के साथ में पूरे विश्व के सामने जो है ये हमारी विरासत पूरे विश्व के सामने जाए, इस दृष्टिकोण से हमारे लिए ये बैठक अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाली है।
इस बैठक के कालक्रम में जिस तरह से इस वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के साथ साथ में जो दो अन्य फोरम जिनके ऊपर अभी प्रकाश डाला गया, जिनके बारे में चर्चा होगी, एक यंग प्रोफेशनल्स फोरम है जहां इस विधा में काम करने की इच्छा रखने वाले, इस विधा जो इंटरेस्ट रखने वाले ऐसे विश्व भर के युवाओं को इस मीटिंग के साथ में जोड़ करके सामान्यतया दुनिया के 20 से 25 ऐसे युवाओं को शिक्षित प्रशिक्षित किया जाता है, उनका ओरिएंटेशन किया जाता है। लेकिन हमने प्रयास करके यूनेस्को से बात करके इस तरह की व्यवस्था की है कि उस संख्या को बढ़ा करके इस बार 25 की जगह 50 किया और भारत के 20 प्रतिनिधि, 20 युवा इसमें जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे। इसी के साथ साथ में साइट मैनेजर्स फोरम जो है उसमें भी भारत के साइट मैनेजर्स इसमें एक्सपोजर ले सकें, इस दृष्टिकोण से भी इसमें जो है हमने व्यवस्था की है। इस बैठक में 30 से ज़्यादा देशों के कल्चर मिनिस्टर्स ने अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। उनमें से ट्रैवल डिटेल सबके आ रहे हैं और यह हमारे लिए सौभाग्य का विषय होगा कि दुनिया के इतने सारे देशों के संस्कृति मंत्री जो है भारत की इस बैठक में भारत में उपस्थित होंगे। लेकिन उसके साथ साथ में भारत क्योंकि विविधताओं से भरा हुआ देश है, हमने सभी राज्यों के संस्कृति मंत्रियों को भी इस बैठक में आमंत्रित किया है। लेकिन उसके साथ साथ में इस विधा में काम करने वाले ऐसे लोगों को भी एक्सपोजर मिल सके, इस दृष्टिकोण से हमने सभी राज्यों से आग्रह किया है कि उन राज्यों से 5 प्रतिनिधि प्रत्येक राज्य से यहाँ उपस्थित आएं ताकि उनको भी इस जो है वैश्विक बैठक में एक्सपोजर मिल सके, उनको अनुभव मिल सके, वो उनके ज्ञान को नए डायमेंशंस मिल सके, किस तरह से किस ऑब्जर्वर के रूप में वो देखते हुए कि किस तरह से इन रखरखाव किया जाता है, किस तरह से डॉजियर्स बनाए जाते हैं, किस तरह की अपेक्षा जो है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग में किसी अपनी धरोहर को शामिल करने की दिशा में तैयारी करने की आवश्यकता होती है। ये सब एक्सपोजर भी इसके माध्यम से निश्चित रूप से मिलने वाला है। तो ये जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 46वां सेशन जो भारत में 21 से 31 जुलाई तक आयोजित होने वाला है, जहां एक तरफ भारत की विरासत को पूरे विश्व के पटल पर एक बार फिर प्रमुखता के साथ दिखाने का अवसर हम सब लोगों के पास है, वहीं साथ ही साथ में नई चुनी हुई सरकार के लिए एक मेगा लेवल ग्लोबल इवेंट को आयोजित करने का अवसर भी है। और केवल 40 दिन के कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इतने बड़े इवेंट को हम सब लोग सफलतापूर्वक आयोजित करने की दिशा में आगे बढ़े हैं, ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है। इस बैठक के माध्यम से भारत को एक बार जहां अपनी विरासत को पूरे विश्व के पटल पर रखने का अवसर मिलेगा, दुनिया भर से आने वाले डेलीगेट्स को हमें भारत की विरासत का रखरखाव जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश की सरकार कर रही है, इसको शोकेस करने का अवसर मिलेगा। हम अपनी विरासत को किस तरह से प्रधानता दे करके उसके साथ में देश को जोड़े रहने के लिए, आम जनमानस को जोड़े रहने के लिए काम कर रहे हैं, इसको दिखाने का अवसर तो मिलेगा ही। साथ ही साथ में भारत ने जिस तरह से विकास किया है, उस विकास को भी, भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी, भारत के टूरिज्म क्षेत्र में हुए डेवलपमेंट को भी और भारत के डिफरेंट मॉडर्न साइंसेज के सेक्टर में हुए डेवलपमेंट को भी दिखाने का निश्चित ही एक अवसर हम सब लोगों के पास में होगा। भारत का जो लिस्ट डोजियर्स जैसा बताया गया कि पिछले 5 साल से लगातार हमने बिना किसी ब्रेक के अपने एक्सपर्टीज जो डोजियर बनाने की, सबमिट करने की, अपने जो है केस की एडवोकेसी करने की पिछले वर्षों में हमने डेवलप की है, उसके चलते हुए और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत की दुनिया के सारे प्लेटफॉर्म्स पर भारत की जो है की ताकत बढ़ी है, उसके चलते हुए निरंतर हमें अपने डोजियर्स को अप्रूव कराने में सफलता प्राप्त की है। और इस बैठक के माध्यम से हम अपने देश की एक तरफ विरासत, टेंजिबल और इंटेंजिबल असेट्स को दुनिया के सामने ले जा पाएंगे और साथ ही साथ में भारत की कल्चरल डाइवर्सिटी, भारत की जो है फूड डाइवर्सिटी, इन सब को यहाँ पे शोकेस करने में हम सब लोग सफल होंगे। क्योंकि एक मेगा इवेंट है, 10 दिन तक चलने वाला इवेंट है, भारत के लिए गौरव का अवसर है, भारत के लिए भारत का दर्शन कराने का अवसर है। ऐसे महत्वपूर्ण अवसर पर आप सबके सहयोग की आवश्यकता है
और मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि 10 दिन तक निरंतर आपका सहयोग इस दिशा में हमें मिले, ताकि हम भारत को, भारत की विविधता को, भारत की विरासत को, भारत की जो है सांस्कृतिक संपन्नता को विश्व के पटल पर एक नई ऊंचाई की तरह साथ में ले जा सकें। मैं अपनी बात समाप्त कर आपके प्रश्नोत्तर के बीच में, क्योंकि अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति इस ग्लोबल हेरिटेज कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के दृष्टिकोण से और वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में आदरणीय विशाल शर्मा जी हम सब लोगों के बीच में उपस्थित हैं। मैं विशाल जी से कहूँगा कि वो अपनी तरफ से कुछ इनपुट अगर इसमें देना चाहें वो दें। उसके बाद में आप सब लोगों के प्रश्न जो है आमंत्रित हैं। चलो। Thank you, Honorable Minister. It has not been just 40 days since the culmination of the last elections, but the Ministry of Culture has achieved this in 33 days. Because the World Heritage Committee has 3 components, and the World Heritage Young Professionals Forum began from 14th of July and will run up to 23rd of July. So from 10th June to 14th July, the Ministry of Culture had only 33 days. And this shows the organizational capacity, the infrastructural capabilities that India has, and the whole world is watching. When it comes to preservation of culture and heritage and inscription of these monuments onto the World Heritage List, the World Heritage Committee is the apex committee in the United Nations system. There is no other committee that can inscribe a World Heritage Monument on the list. And for this committee to meet in India for the very first time in history is a matter of great pride and honor for each and every one of us Indians. The fact that India is the chair of this committee is an added bonus to us. This particular committee, which is happening in New Delhi, is attracting a large number of international delegates, as the Honorable Minister has said. But a very important event that will happen in this committee would be the proposed inscription of Moidams, which is the mound burial system of the Ahom dynasty, which would be the first cultural property from the northeastern region of India that is proposed to be inscribed. It is testament of the Ministry of Culture's work and the Archaeological Survey of India that India has been able to do this. The World Heritage Committee is a body of experts governed by the 1972 Convention of UNESCO. And we request you all to please register and be a part of it. The message that would come out is soft power is superpower, and culture is a soft power, and India is a cultural superpower. At a time of the events which are unfolding in the rest of the world, if the message of peace, unity, harmony, universal brotherhood, or Vasudeva Kutumbakam has to go, it has to go from this land of India. And that is why unity in diversity, or culture unites all. This is the message of global unity that is coming from India. Now, floor is open for the question and answer. So, one by one, please introduce yourself and ask. Yes, please, ma'am. Please, on the mic. Yeah. Sir, I am Santosh Mehta. I am a senior journalist and right now independently working, and I have written a lot about culture. So, my first question is, how have you choose the young professionals, as you said, Minister, sir? And is there any criteria for choosing them? And the other question is that any shutter service you are providing to go to the Bharat Mandapam, because it's so far away from metro and all. So thank you for. See, we have planned everything about that. We have tried to keep
the delegates as close as the venue is, and we have identified the hotels and apprised to the delegates who are coming here to participate in this meeting as a guest, and all the shuttle services and the trouble-free to and fro access to the venue will be taken care. Thank you. Next. Yeah, please. आप बताएं. अच्छा. या ये तो मुझे लगता है कि आपके लेवल पे जवाब दे दीजिए आप, इसका तो कोई विषय नहीं है छोटा सा. I'll talk about the aspect Selection of the city venue, as Delhi as selection of venue, it's a natural choice natural because choice, of the convenience of the participants and the infrastructure available as Bharat Mandapam. That is the natural choice. So number 68, please. सर. Yes, please. हाँ, please. सर, न्यूज़ इंडिया से पीयूष शुक्ला. सर, आप खुद राजस्थान से आते हैं और कल्चर और ख़ास तौर पे हेरिटेज के लिए राजस्थान जाना भी जाता है. सवाल मेरा ये है कि सर, जो विदेशी मेहमान आएंगे, जैसे G20 में जहाँ जहाँ होटलों में रुके थे वहाँ पर देश के विभिन्न कल्चर्स को, विभिन्न फूड्स को एंजॉय उन्होंने किया था. क्या ऐसा कुछ आपकी भी मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है प्लान वे में? देखिए, जैसा इसके इनॉग्रल इसके प्रारंभिक जो आपको प्रेजेंटेशन दिया गया था उसमें भी इस बात की चर्चा की गई थी. वेन्यू पर भी हमने इस तरह की व्यवस्था की है कि भारत की सांस्कृतिक विविधता के 10 दिन तक दर्शन जितने भी डेलीगेट्स आने वाले हैं उनको हो सके. भारत की जो डाइवर्सिटी ऑफ क्विजीन है, भारत का जो विभिन्न तरह का भोजन व्यवस्था परंपराएं हैं, उनका अनुभव भी आने वाले डेलीगेट्स ले सकें, उसकी भी सारी व्यवस्था वेन्यू पर की गई है. लेकिन उसके साथ साथ में आने वाले पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो देश के विभिन्न हिस्सों में जा कर के इसका अनुभव कर सकें, इसके लिए भी हमने उनसे जो है व्यवस्था करके उनसे रजिस्ट्रेशन कराने का अनुरोध किया है. और उसमें भी कुछ रजिस्ट्रेशंस दिल्ली के सारे साइट्स को जाने के लिए भी और देश भर में डिफरेंट साइट्स पर जाने के लिए भी रुचि लोगों ने अपनी तरफ से प्रदर्शित की है. 81. मंत्री जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. बहुत बड़ा प्रोग्राम आप करने जा रहे हैं. 2-3 चीज़ों को क्लियर करना जरूरी है. आपको इंट्रोड्यूस कर दीजिए प्लीज. मैं प्रदीप कुमार, आई डू कवर इन इंग्लिश न्यूज़पेपर. व्हाट आई एम सेइंग इज वर्ल्ड हेरिटेज फंड में हमारा हिस्सा कितना है, बट इट इज़ हाउ इट इज़ प्लेइंग. आई मीन 196 कंट्रीज में तो हम इंटाइटल है. द फंड इज, and the second thing is the program. The program, 10 days program, what is the focus, main focus? It is the India focus or it is a worldwide focus? So I think the chairperson is here so that he is the better person to answer this question. Yeah. The World Heritage Fund is a fund of the World Heritage Convention. It is covered by UNESCO. It's not a Government of India fund. And as a chairperson of the committee, I have a power to allocate around $30,000. Any amount above $30,000 goes to the World Heritage Committee for its approval. There have been a lot of applications from various LDCs or least developed countries, SIDS, small island developing states, and there is an international panel that meets and decides on the applications and tries to accommodate as many as possible. There is an entire routine, but that's a very technical question on the World Heritage Fund.
I think I will rest my response to that. But to say that India India contributes regularly to the World Heritage Fund as part of its contributions to UNESCO and the United Nations. The contributions also come from various other donor member states as well. Thank you. Apart from that, there's another question, was that whether it is going to be India-centric or it's a global meeting and have The already- World Heritage Committee, by its name, is for the world. It covers 195 countries of the world that have signed the 1972 convention. I urge you to go to the website of UNESCO and search for World Heritage Committee, World Heritage Convention, and all the details, including its rules of procedures, its operational guidelines, the guidelines concerning the World Heritage Fund are also involved in it. Thank you. Apart from that, was just a small point I wish to mention here, that indirectly also India supports the conservation worldwide. So we are doing conservation activities and works in different parts of the countries like Cambodia, Vietnam, and many more. There are almost 7 countries where we are already working. With our own money also we are working. So we are working for conservation of the historical monuments and the World Heritage sites outside the country also. Thank you, sir. Yeah, please. अच्छा हो गया? Yes, ma'am, आप बताइए. After this, yes, sir. Yeah, please. Sir, I'm Divya from Indian Express. You mentioned that one of India's nomination dossier from the Northeast will be considered this year. So, is there a process that only one nomination from a country can be considered? Because I see 2 from China apparently. And also a supplementary question. Since we have 57 items on the tentative list, what is the procedure that we decide which one is to be considered in which year? See, encryptions can be made in n number of for the n number of sites, but one country can make submit dossier for selection for one site. एक site एक साल में एक ही approve हो सकती है एक देश के लिए, and that too tangible and intangible assets के लिए अलग-अलग cycle of that. As per the operational guidelines, Para 61 stipulates that one dossier per country per year is permitted. Vis-a-vis your question about another country, I would not like to name any particular countries, but the World Heritage Committee in Riyadh last year suspended the Para 61 because the rationale used was that due to COVID restrictions, certain site visits could not take place. So that country had missed certain slots, and because of that reasoning, that Para 61 was suspended. And you are seeing multiple dossiers from that particular country is because of that reason. It was not India specific, but it's based on the rules of procedures and the operational guidelines of the World Heritage Convention. Thank you. Thank you. Yes. Hello. No, first name. Sir, Shamal Sinha from Buddhist Times, sir. Hearty welcome, sir, for new ministry. Sir, apart from this preservation of rich cultural heritage and managerial practices and proactive approaches and the community involvement, how many Buddhist sites are there, sir, in this list? How many? Buddhist sites. Buddhist heritage sites. Buddhist sites are there. For what? Heritage sites. There are many. They are protected one. It is more than 50 sites which are protected sites as per the Okay. ASI list. Yeah. Not the World Heritage sites, but protected sites. Okay. Thank you. Vincent. Vincent from the Telegraph newspaper. Telegraph newspaper. My question to Mr. Vishal Sharma. There are several nominations of sites to be nominated to the World Heritage List. Will India be backing all these nominations, or will we choose the nominations that we will be backing during the meeting?
What do you mean to ask? Could you make out the question? India has only, first of all, Vincent, thank you so much for coming here and asking this question. What I made out from your question was that, India has only one nomination. So India would be, other than that, other member states have their individual nominations. Now, it is the prerogative of a committee member to take a decision once the House is in session. Before the House is in session, I would not like to comment on those things, but India always stands for Vasudhaiva Kutumbakam. We always support the global South. As Honorable Minister also explained, even going beyond the World Heritage Convention, even bilaterally, India is supporting a lot of countries in the South Asia region, in Africa, for the preservation and conservation of their cultural monuments and heritage. As I use the word, India is a cultural superpower. And Honorable Prime Minister's statement, Vikas bhi and Virasat bhi. India is not only protecting her own cultural heritage, but also helping various other countries protect theirs. For example, the Archaeological Survey of India, it's a nodal body for the World Heritage Convention. It is 160 years old, and it is protecting 3,697 monuments of India. This is the scale and capacity of the Archaeological Survey of India, and this shows what a massive footprint India has when it comes to World Heritage and culture. And this footprint is of all of us. It's our shared heritage. And as India is developing and growing richer, you will see that more and more awareness is there, more and more participation of the youth is there. We have the World Heritage Youth Professionals Forum, and my colleagues explained that the participation of youth from not only all over the world, but the youth from many states of India are participating to get an exposure. Thank you so much. Okay, 11 number. Hello, Vrinda from Hindustan Times. So my first question is that you said that, Assam's Moirams are the first entry from the Northeast itself. So what was the... Not the first entry. From the Northeast. The Northeast already has Manas and Kaziranga National Park, which are World Heritage Sites, but they are not in the cultural domain. Yeah. They are on the mixed and natural domain. Yeah, so what was the rationale behind that? Because there was also a report by a lot of Assam heritage experts that said that, it's not in that great a condition. So I assume that a lot of conservation efforts would have also gone behind it before, proposing it as one of the places. And the second question is, so one of the agenda items is, of course, asking for additional funds for critical preservation of a lot of sites. So are there any that India has proposed as well? Thank you very much for asking these questions. I'll try to respond one by one. When a site is nominated, it is evaluated on 2 or 3 parameters. There is one parameter wherein its outstanding universal value is judged, which is based on certain criteria which is prescribed in the operational guidelines. The second aspect that they look at is the comparative of that site with other similar sites in the world. And the third is that when we look at the conservation and management framework, any site has to fulfill these three aspects for it to become World Heritage property. Now, when the nomination dossier is submitted, it follows a cycle of 1.5 years where the desk reviews as well as a field review takes place, which means an ICOMOS, in this case, an ICOMOS expert would come, evaluate the site on ground, have a meeting with the stakeholders, local community, the state government representatives, the ASI, because it's partly an ASI site as well, and they submit the report back to the ICOMOS, and it is the ICOMOS that it recommends to the World
World Heritage Committee, whatever it does. And the ICOMOS in this case has recommended favorably for inscription for the Maidams, which means it fulfills all those three parameters. So this information that you have obviously is not correct. As far as the conservation and management is concerned, obviously this is a continuous effort. It goes on, regularly, and herein both the ASI and the state government are partnering in managing the site as a sort of a site in unison. So that is how I would respond on your question related to the Maidams. Okay, thank you. Padam Mehta, you wanted to ask something? पदम मेहता, जलते दीप, जोधपुर। माननीय मंत्री जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसा कि नाम है वर्ल्ड हेरिटेज अपना सेशन जो हो रहा है, हमारे भारत के और प्रधानमंत्री जी भी जहाँ भी जाते हैं कहते हैं सारे हमारे भारतीय जो है सांस्कृतिक राजदूत के रूप में वो पूरे विश्व में फैले हुए हैं। एक बहुत बड़ी विविधताओं से भरा हुआ है। जैसा विशाल जी ने अभी बताया, पूरा हमारा भारत जो अथाह भंडार है इन हेरिटेज से जुड़ा हुआ। सवाल उन सबको खोज के और कैसे हम वर्ल्ड हेरिटेज में और यूनेस्को में हमारी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे इन्वॉल्वमेंट हो, जिससे पूरा वर्ल्ड का जो आकर्षण है, जो हमारी सबसे पुरातन सभ्यता है, उस सबको देखने के लिए और समझने के लिए लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हो। इस जो मौका हमें मिला है उसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा और उपयोग हो सकता है। हमारी एम्बेसीज है पूरे विश्व में फैली हुई, उन सबको कैसे इन्वॉल्व करके हमारे जो सांस्कृतिक राजदूत जो हर देश में फैले हुए हैं उनको कैसे जोड़ा सकता है, इस बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप कुछ। कि माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसा आपने कहा कि अपने हर विदेश यात्रा के समय में भारत के सांस्कृतिक राजदूत की तरह काम करते हैं, और साथ ही साथ उन्होंने बार बार ये कहा कि इंडियन डायस्पोरा जो बाहर रहता है विदेश दुनिया के अलग अलग देशों में, वो केवल प्रवासी नहीं है, वो भारत के सांस्कृतिक राजदूत भी हैं। जहाँ तक भारत के सांस्कृतिक वैभव और विरासत के सम्मान को विश्व पटल पर पहुँचाने का विषय है, पहली आवश्यकता यह है कि हम सब मिलकर के देश में उनके संरक्षण के लिए काम करें, उनके प्रति सम्मान के दृष्टिकोण को देश की जनता के बीच में डेवलप करें, जिसे लेकर के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार प्रमुखता के साथ में काम कर रही है। पिछले 10 वर्षों के इस कालखंड में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से भारत की सांस्कृतिक एसेट्स, चाहे वो टेंजिबल एसेट्स होंगी या इंटेंजिबल एसेट्स होंगी, ऐसे अनेक सांस्कृतिक परंपराएं जो लगातार धीरे धीरे धूमिल होती जा रही थी, उनको वापस मुख्य पटल पर लाने के दृष्टिकोण से सरकार ने संस्कृति मंत्रालय के माध्यम से, राज्यों के माध्यम से अनेक प्रयास और प्रयत्न किए हैं, और उन सब प्रयास और प्रयत्नों का प्रभाव भी जो है अब हमको दिखाई देने लगा है। हमारी विरासत को खोजने, पहचानने और उनके संरक्षण की दिशा में जो काम ASI के माध्यम से होता है, उसको और अधिक नई गति और ऊर्जा प्रदान करने की दिशा में भी पिछले 10 साल में काम किए हैं। और मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि जो प्रयास और प्रयत्न पिछले 10 वर्षों में हुए हैं, उसका प्रभाव भी अब जो है देश के समाज में दिखाई देने लगा है। और निश्चित ही समाज की जो है उत्तरदायित्व का भाव, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स आवर मॉन्यूमेंट्स और टुवर्ड्स आवर हेरिटेज, आवर कल्चर, आवर टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स, इट हैज़ इंक्रीज्ड मैनीफोल्ड। सो इट्स नाउ टाइम टू टेक इट फॉरवर्ड। हम इसको आगे कैसे ले जा सकते हैं, इस दिशा में हम सबको मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। जितनी जिम्मेदारी सरकार की है, जितनी जिम्मेदारी समाज की है, समाज का दर्पण होने के नाते उतनी ही जिम्मेदारी हम सब मीडिया के साथियों की भी, मीडिया हाउसेस की भी। हम सब भी उस जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए साथ जुटेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। अब अंतिम 2 क्वेश्चंस हम लेंगे। एक क्वेश्चन रह गया था, आपने पूछा था यंग प्रोफेशनल्स के सिलेक्शन के बारे में। आई एम सॉरी, आई मिस दैट क्वेश्चन। इन फैक्ट देयर इज अ सिस्टम विच हैज़ बीन इवॉल्व बाय यूनेस्को। रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, यूनेस्को में उसका रजिस्ट्रेशन होता है, उसके इवेल्युएशन का क्राइटेरिया बना हुआ है। उस क्राइटेरिया में जिन लोगों का सिलेक्शन होता है, जो हाईएस्ट मार्क्स लेकर के आते हैं, उन्हीं लोगों को जो है इसके लिए सेलेक्ट किया जाता है। 3 नंबर, I am 3 and then 264 after that. Yeah, I just wanted to know whether Afghanistan and Pakistan is part of 190 countries in this group, and whether you have invited delegation from these 2 countries or not, and how many delegation members are coming from there. मोबाइल स्विच ऑफ कर दीजिए प्लीज।
या साइलेंट मोड में कर दीजिए. Yeah. As I had mentioned before, with relations to some other countries' name, I will not like to name any country because this is primarily from the point of view of the World Heritage Committee being organized in India. But the list of countries that are signatories to the World Heritage Convention, their names are mentioned on the website of UNESCO. So I urge members, colleagues who can be, please go on the UNESCO website and your question will be answered as to which countries are members of the World Heritage Committee. Thank you. The World Heritage Convention. Thank you. Yes, ma'am. शिखा गर्ग राष्ट्रीय संस्कृति से हूँ. सर आज पहले तो मैं आपको 46वें सेशन के लिए आपको बधाई देती हूँ जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होने जा रहा है. सर मेरे कुछ प्रश्न हैं इससे संबंधित. पहला प्रश्न ये है कि आज 19 जुलाई हो गई है सर. हमें थोड़ा सा ग्लिम्स तो इसका मिला, एक छोटी सी झलकी तो मिल गई इसके माध्यम से, लेकिन इसका थोड़ा सा विस्तृत ब्यौरा दें कि किस प्रकार की उद्देश्यात्मक डिस्कशंस होंगी वहाँ पर, और ये जो जितने इंटरनेशनल हैं 30-40 इनमें कौन कौन देश भाग ले रहे हैं और कौन कौन से राज्य जो है सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, ताकि हमें थोड़ा सा जो है ये जानकारी हासिल हो कि आगे वर्कआउट कर पाए हम लोग. ये जानना चाहते हैं क्योंकि आज 19 जुलाई हो गई है, 2 दिन शेष हैं. इस 2 दिन शेष के लिए थोड़ी सी जो उत्सुकताएं हैं वो ख़त्म हो जाएंगी. मतलब अब आगे वर्किंग करेंगे उस पर, थोड़ा सा सभी लोग करेंगे, सभी लोगों को मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा. देखिए, जहाँ तक आपके प्रश्न का ये संदर्भ कि इसमें इस मीटिंग में किन विषयों पर विचार होगा, मैंने अपने वक्तव्य में ये बात को थोड़ा जो है विस्तार के साथ में कहने का प्रयास किया था. प्रमुखता के साथ में 2 तरह के विषयों पर डिस्कशन होता है. जेनरिक डिस्कशंस बहुत सारे विषयों को लेकर के दुनिया में जो है ऐसे हेरिटेज साइट्स के संरक्षण को लेकर के, उनके संरक्षण के लेकर के जो गतिविधियां चल रही है उन सब विषयों को लेकर के चर्चा होगी. टेंजिबल अनटेंजिबल एसेट्स ऑफ द ग्लोबल इम्पोर्टेंस को लेकर के आने वाले समय में किस सोच के साथ में, व्यापक दृष्टिकोण के साथ में काम करना है, इस दृष्टिकोण पर भी चर्चा होगी. लेकिन उसके साथ साथ में प्रमुखता के साथ जो 1100 साइट्स जो हैं, वो जो अब तक 1199 साइट्स जो आइडेंटिफाइड हैं, उनको लेकर के भी ऑडिट इस मीटिंग में होता है कि वेदर दे हैव बीन प्रिजर्व्ड प्रॉपर्ली और नॉट. उनको लेकर के कोई कंप्लेंट्स आई हैं, उनका नेचर क्या है, उसका एग्जामिनेशन करके उनमें से किनको वार्निंग्स इशू करनी है, जिनको वार्निंग पहले इशू हुई है, अगर ठीक से रख रखाव नहीं हुआ है तो उसको डीलिस्ट करना है. इन सब विषयों पर विचार होता है. उसके साथ साथ में दुनिया भर के जिन देशों ने इस वर्ष के लिए अपने डॉजियर सबमिट किए हैं उनके ऊपर विचार करके इस वर्ष के लिए नई साइट्स जो हैं, वर्ल्ड हेरिटेज इंपॉर्टेंस की साइट्स जो हैं, उनको डिक्लेयर करने का के ऊपर भी चर्चा इस मीटिंग में होगी. जहाँ तक कमेटी के सदस्य देशों का विषय है, जो अभी वर्तमान में जो देश इस 21 सदस्यीय कमेटी के सदस्य हैं भारत के साथ में, उनमें अर्जेंटीना, बेल्जियम, बुल्गारिया, ग्रीस, इंडिया, इटली, जमैका, जापान, कजाकिस्तान, केन्या, लेबनान, मेक्सिको, कतर, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रवांडा, सेंट विंसेंट एंड ग्रेनेडिन्स, सेनेगल, टर्की, यूक्रेन एंड वियतनाम और जाम्बिया, ये 21 देश अभी इसके कमेटी के मेंबर हैं. लेकिन इन मेंबर्स के साथ साथ में दुनिया के 165 देशों के प्रतिनिधि वहाँ मौजूद होंगे, जहाँ उनकी मौजूदगी में उनके देशों के द्वारा दिए गए प्रस्ताव या उनके से जुड़े हुए विषयों पर उनकी मौजूदगी में उनके सामने ही इस विषय पर चर्चाएं होंगी. भारत के सभी राज्यों के मंत्रियों को, जैसा मैंने कहा, हमने आमंत्रित किया है और साथ साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश में इस विधा से नए लोग जुड़ें, राज्यों में कैपेसिटी बिल्डिंग इस विषय को लेकर के हो. उस दृष्टिकोण से जहां यंग प्रोफेशनल्स और साइट मैनेजर्स में भारत के प्रतिनिधियों की संख्या को बढ़ाने के साथ साथ में हर प्रदेश से 5 व्यक्तियों को हमने आमंत्रित किया है. राज्य से अपेक्षा की कि 5 लोग जो इन विषयों से जुड़े हुए विषयों पर, इस विषय से जुड़े हुए विषयों पर काम करते हैं, ऐसे सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है ताकि वो भी इस सारी बैठक का हिस्सा बन करके एज एन ऑब्जर्वर देख करके
नया सीख सकें, उनका एक्सपोजर बढ़ सके, हम अपने रख रखाव के दृष्टिकोण से और बेहतर तरीके से काम कर सकें। धन्यवाद सर, आपने सारी अभी हो गया है सारे क्वेश्चंस। कोई खास बात है? अच्छा चलिए क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, बताइए, पूछिए। और आप लोगों के लिए इस लास्ट प्रश्न के बाद टी कैफेटेरिया में 4th फ्लोर पर अरेंज्ड है। प्लीज़ आपका लास्ट क्वेश्चन। मंत्री जी, मैं प्रज्ञा अवतार गायत्री परिवार के अखबार से हूँ। आपने भी विश्वगुरु की बात करी कि भारत कभी विश्वगुरु था और ये पीछे चला गया। ये जो आयोजन हो रहा है, इसमें आपने गुरु पूर्णिमा का दिन चुना उद्घाटन के लिए, इसका कोई उससे ताल्लुकात तो नहीं है? कुछ चीज़ों को हमको सुखद संयोग की तरह लेना चाहिए।